हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। और आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पाइथन में वेरिएबल्स के साथ किस तरीके से काम करते हैं। जिन लोगों ने सी लैंग्वेज को पढ़ा हुआ है, ऑब्वियसली आप सभी लोगों ने फर्स्ट ईयर में सी पढ़ा था, तो उसके बाद उसमें हम लोगों ने वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स दोनों के बारे में स्टडी किया था। तो एक बेसिक डेफिनेशन आपको वेरिएबल्स की बताते हैं। तो वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज अ कंटेनर जो आपकी वैल्यू को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं पर यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो मैं 10 वैल्यू को एज इट इज यूज नहीं कर सकती। इसे समझने का तरीका यही है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10 वैल्यू स्टोर करानी है अपने कंप्यूटर में, तो मैं 10 को उठाकर कहाँ रखूंगी? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, राइट? और मेमोरी के अंदर अगर मैंने 10 को स्टोर करा है तो मेमोरी इज नथिंग बट अ ग्रिड के का व्यू। अगर मैं मेमोरी को लूं तो मेमोरी में कहीं कोई एक जगह है जहां पर मैं 10 को स्टोर कराना चाहती हूँ। और डेफिनेटली क्योंकि मेमोरी में इफ आई एम स्टोरिंग समथिंग, तो मेमोरी के अंदर होता है मेमोरी का एड्रेस। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे को 10 को मेमोरी में स्टोर करने के बाद में भी यूज करना है, तो मेरे को वो एड्रेस पता होना चाहिए कि कहाँ पर मैं उसको एक्चुअली मैंने स्टोर करा है। अब वो एड्रेस अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सा नंबर या फिर एक कोडिंग सॉर्ट ऑफ होता है जो हमें याद नहीं रहता। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक रेफरेंस अपने वेरिएबल्स के लिए क्रिएट किया था, डेटा वैल्यूज के लिए क्रिएट किया था, जिसको हम लोगों ने नाम दिया वेरिएबल। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली यूज किस तरीके से करेंगे? वी विल बी यूजिंग इट एज not as 10 but as a is equals to 10 in the memory, राइट? तो हम वेरिएबल्स के जरिए क्या करते हैं? उन वैल्यूज को एक्सेस कर पाते हैं। तो वेरिएबल इज अ नेम which actually identifies our objects, and that object over here is the value 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पढ़ रखी है। अगर वहां पर मेरे को इसी तरीके से वेरिएबल्स को यूज करना है तो मैं कैसे करूंगी? द सिंटेक्स ओवर देयर इज दैट int a is equals to 10 and semicolon। दैट मीन्स अगर मेरे को 10 को कहीं पर भी मतलब यूज करना है तो मेरे को बताना पड़ेगा कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का साइज उतना होगा जितना कि एक इंटीजर का होता है। हियर इंटीजर इज नथिंग बट अ डेटा टाइप, करेक्ट? तो हमें ये चीज बतानी पड़ती है। फंक्शंस हम लोगों ने सी में पढ़े हुए हैं, तो वहां पर भी अगर मेरे को आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं तो उसका टाइप मेरे को पहले क्लियर करना पड़ता है। तो यानी कि मेरे को डेटा टाइप बताना मैंडेटरी है। बात करते हैं पाइथन की, तो इसलिए हम लोग एक्चुअली इसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं बिकॉज वेरिएबल अगर जिसने कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट यहाँ पर जो सिंटेक्स है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है और बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपको 10 को इनिशियलाइज करना है तो दैट इज नथिंग बट a इज इक्वल्स टू 10। आपको b को इनिशियलाइज करना है तो दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स आपको कहीं पर भी वेरिएबल डिक्लेयर करने की पाइथन के अंदर जरूरत नहीं है, और ना ही पाइथन के अंदर आपको किसी भी डेटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत है। मतलब पाइथन इंटेलिजेंटली खुद समझ जाता है, जब उसने 20 पढ़ा और देखा कि उसको b के अंदर मुझे को असाइन करना है, तो वो खुद उतनी ही मेमोरी उसको असाइन करता है जितनी एक इंटीजर को जरूरत है। सपोज कीजिए अगर मैंने यहाँ पे 20.9 लिखा तो वो उतने ही स्पेस इसको एलोकेट कराता है जितनी की एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को रिक्वायर्ड है। तो पाइथन यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। And one more important thing, Python is very memory efficient। Python के अंदर memory wastage in compared to C and other languages कम होता है। वो कैसे? वो हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो हम बात करते हैं अपने आईडी पे वापस जाते हैं और यहाँ पर पहले थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर देखते हैं वेरिएबल्स पे। सो हमने कहा कि a is equals to 10 वर्क करना चाहिए। Yes, it worked। b is equals to 20 वर्क करना चाहिए। yes, ये भी वर्क करा। a प्लस b वर्क करना चाहिए। 30, ये भी वर्क करा। b डिवाइडेड बाय a भी वर्क करना चाहिए। यहाँ पर इसने मेरे को एक फ्लोटिंग पॉइंट दिया, तो डिवीजन हमेशा अगर दो इंटीजर को भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमको फ्लोट मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फ्लोटिंग वैल्यू ना मिले तो आप 2 बार डिवीजन का साइन लगा सकते हैं। एनीवेज ये टॉपिक हम फिर से अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर पढ़ेंगे, तो ये हम चीज यहाँ पर कर सकते हैं।
आगे अगर बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कोई कंपाउंड ऑपरेशन करना चाहती हूँ, मीन्स 2-3 ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म, अभी सिर्फ एडिशन या डिवीजन किया है, एक से ज्यादा अर्थमेटिक ऑपरेशन वेरिएबल्स पे परफॉर्म करके देखते हैं। तो a प्लस b -4 वर्क, यस ये भी वर्क करता है, तो हम कंपाउंड ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये एक वेरिएबल है, राइट, तो वेरिएबल की वैल्यू मैं चेंज कर सकती हूँ, तो लेट अस सी कि हम ये कर पाते या नहीं। तो मैंने z नाम से एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू रखी मैंने 100, उसे प्रिंट कराया, 100 आया। अब मैं एक काम करती हूँ, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली हाफ कर देती हूँ और देखते हैं, यस नाउ z इज ओवर हियर विच इज नथिंग बट 50, राइट। तो जो वैल्यू है अभी आपके पास z की, वो आपके पास 50 हो गई। दैट मीन्स हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, नाउ कैपिटल Z इज इक्वल्स टू 100 लिख देते हैं, राइट, और कैपिटल Z को लिखते हैं तो प्रिंट करा के देखते हैं, यस, और स्मॉल z को देते हैं, ओके इट्स 50। यानी कि जो पाइथन है वो क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो वेरिएबल के नेम में अगर मैंने स्मॉल z लिया और कैपिटल Z लिया तो उसके अंदर वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती हैं। अच्छा, क्या मैं स्ट्रिंग्स लिख सकती हूँ वेरिएबल्स में? कैन आई राइट माई ओन नेम एज अ स्ट्रिंग, str1? यस, तो हम लोग स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज लिख सकते हैं? तो लेट मी जस्ट चेक, तो लेट मी 9.8, इज इट पॉसिबल? तो y प्रिंट कराते हैं, यस हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी एंटर कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी एंटर कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये देखते हैं क्या हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, क्या हम इसके नाम में str1 लिखा है मैंने, मैं 1 str लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू अंजलि, तो कैन आई राइट 1 str? नो, इनवैलिड सिंटेक्स, यानी कि हमेशा जब भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट होगा तो इट शुड नेवर स्टार्ट विद न्यूमेरिक नंबर्स, इट कैन एंड विद न्यूमेरिक नंबर्स एंड इट कैन ऑल्सो हैव न्यूमेरिक नंबर्स इन बिटवीन। तो अब अगर मैं इसको लिखती हूं, राइट, न्यूमेरिक नंबर्स इन बिटवीन, तो ये यहाँ पर जो है वो मेरे लिए पॉसिबल है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा के सिर्फ इसकी वैल्यू को प्रिंट कराऊं तो यस दैट वर्क्स। ओके, तो क्या मैं यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल यूज कर सकती हूँ? तो लेट बी t%y, क्या ये एक वेरिएबल नेम बन सकता है? मैं इसके अंदर वैल्यू 5 स्टोर करती हूँ, नो। ऑपरेटर्स को आप लोग कभी भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे परसेंटेज जो है वो एक ऑपरेटर है, तो आप ऑपरेटर्स को कभी भी वेरिएबल नेम के साथ एंटर नहीं कर सकते हैं। ओके, $साइन इज इक्वल टू 9, क्या ये चलेगा? नो, ये भी हमारे लिए एक इनवैलिड सिंटेक्स है, यानी कि हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ वेरी फन फैक्ट, क्या अंडरस्कोर को मैं एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकती हूँ? तो अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू 45, लेट मी जस्ट राइट अंडरस्कोर, यस अंडरस्कोर को मैं एक वेरिएबल नेम की तरीके से यूज कर सकती हूँ। लेट मी चेक, क्या अंडरस्कोर से मैं str को स्टार्ट कर अंजलि स्टोर कर पा रही थी? तो अगर मैं लिखती हूँ अंडरस्कोर str, यस, तो दैट वर्क्स। क्या मैं अंडरस्कोर बाद में लगा सकती हूँ? इज इट पॉसिबल? यस, तो दैट इज ऑल्सो वर्किंग। तो ये कुछ चीजें थी जिसमें हम लोग एक्चुअली वर्क कर सकते हैं। अच्छा, अंडरस्कोर के लिए हमारे पास एक और बहुत फन फैक्ट है पाइथन के अंदर, अगर देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर करी, सपोज आई डिड 6 + 4 विच इज 10। अब मुझे ये शेल पे से ना ये प्रीवियस आउटपुट 10 की जरूरत है, तो आई कैन यूज अंडरस्कोर +8, राइट। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, दैट इज 53। तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर जो है वो इसकी वैल्यू को ना यहाँ पे देखिए रिमेंबर करके रखता है। तो हमने यहाँ पे दिया था वैल्यू अंडरस्कोर को 45 और उसके बाद मैंने 45 के अंदर 8 ऐड करा, तो यस आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर आंसर, राइट। तो एक सेशन के अंदर जो है वो वेरिएबल्स के नाम को जो है वो रिस्टोर कर चलता है। तो ये हमने थोड़ी सी चीजें देखी कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स के साथ काम कर सकते हैं, कैसे हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ा था डायनामिकली टाइप, तो देख लिया कि ओके हमें कहीं पर भी
डेटा टाइप्स बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम देखते हैं कि ये मेमोरी एफिशिएंट किस तरीके से। मेमोरी एफिशिएंट इस तरीके से है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसे इस तरीके से समझिए, मेरे को अपने प्रोग्राम के अंदर आई नीड अ वैल्यू 100, राइट? सो फॉर मी 100, लेट मी कॉल इट एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मुझे 100 चाहिए। हमने अभी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो हमने देखा कि उसको इंटीजर टाइप की जगह पाइथन ने दे दी होगी और 100 को उठाकर मेमोरी में रख दिया होगा, और लेट्स से हमने 100 को जो नाम दिया कि 100 का जो एक नाम है, सपोज मैंने 100 को नाम दे दिया वेरिएबल नेम एज z, राइट? अब सपोज कीजिए कि मैं पाइथन में ही काम कर रही हूं और मेरे को एक और वैल्यू विच इज y इज इक्वल्स टू 100 की जरूरत पड़ गई, तो क्या होगा? हम मतलब किस तरीके से वर्क करेंगे? क्या मैं यहाँ पर एक और बॉक्स बनाऊंगी और उस बॉक्स में 100 लिखकर y लिखूंगी? नहीं। पाइथन क्या करता है, पाइथन देखता है कि कहीं 100 नाम से कोई ऑब्जेक्ट पहले से तो नहीं बन गया था। अगर बना है, जो कि इस केस के अंदर z है, तो वो क्या करता है, वो y को भी इसी वाले बॉक्स पे यानी कि इसी मेमोरी लोकेशन पे, इसके कोई मेरे पास ऑब्वियसली एड्रेस होगा, दैट मीन्स उसी एड्रेस पे पॉइंट कराना स्टार्ट कर देता है। तो वो एक नई मेमोरी 100 जो कि ऑलरेडी मेमोरी के अंदर है उसके लिए क्रिएट नहीं करता। अगर मेरे को किसी और वैल्यू की जरूरत है, दैट इज सपोज कीजिए 200, तो x इज इक्वल्स टू 200, तो वो देखेगा क्या 200 मेमोरी के अंदर है, तो उसको 200 मेमोरी के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, तो वो एक इंटीजर साइज का एक बॉक्स बनाएगा और उसके अंदर 200 लिखकर उसके अंदर जो वैल्यू, जो वेरिएबल का नाम उस पे रेफरेंस के लिए यूज करेगा, दैट विल बी x, और इस पर्टिकुलर एरिया का अपना खुद का एक एड्रेस होगा। तो इट वर्क्स लाइक दिस। अब अगर आपको कोई और आपके प्रोग्राम के अंदर वैल्यू आती है और वो ये कहता है कि ओके आई एम t एंड आई एम ऑल्सो 200, तो वो दोबारा से चेक करेगा कि कहीं 200 है तो नहीं हमारे पास, और अगर होता है तो फिर वो t जो है वो इसको पास कराएगा, नई वैल्यू 200 के लिए नहीं बनाएगा। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट पाइथन इज एक्चुअली मेमोरी एफिशिएंट, राइट? अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, प्रोग्रामेटिकली चेक करते हैं। तो लेट मी जस्ट ओपन अ न्यू फाइल, मैं एक यहाँ पे पाइथन की फाइल ही ओपन कर लेती हूँ एंड लेट अस डू दिस। मैंने एक वैल्यू क्रिएट करी है 100, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ, इस 100 की एड्रेस लोकेशन को चेक करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर, आप यहाँ पर अगर ध्यान दें तो मैंने अगर 100 लिया है तो z इज इक्वल्स टू 100 का भी एड्रेस सेम है एंड y इज इक्वल्स टू 100 का भी एड्रेस सेम है, ठीक है? तो मैं देखती हूँ कि क्या पाइथन मुझे ये चीज प्रोग्रामेटिकली भी दिखाता है कि हाँ मैंने ये जो एड्रेसेस हैं ये चेंज नहीं करे हैं और उसी लोकेशन पे उसको सेव कराया। तो लेट अस सी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट आईडी नाम से एक फंक्शन है, मैं काम करती हूँ यहाँ पर z की आईडी प्रिंट करा लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करते, मैं y इज इक्वल्स टू 100 भी यहीं पर ही टाइप कर देती हूँ एंड आई विल बी जस्ट कॉपिंग इट डाउन, और मैं id जो कि एक फंक्शन है जो कि क्या रिटर्न करता है, एड्रेस ऑफ योर ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पर x भी ले लेती हूँ विच इज 200, और मैं एक काम करती हूँ इसको भी यहाँ पर प्रिंट करा लेती हूँ, राइट? दैट इज दिस। तो लिख भी देते हैं यहाँ पे द एड्रेस ऑफ z, तो लेट इट बी लाइक दिस and let me just copy it again and paste it here, copy it again and paste it here, and one comma xyz, let it be y and let it be x। तो एक सिंपल सा छोटा सा 4 लाइन का पाइथन का प्रोग्राम है जिसमें मैंने दो वैल्यूज यहाँ पे y और z ली, जिसमें सेम वैल्यू लिखी। id याद रहे एक ऐसा फंक्शन है जो कि एड्रेस रिटर्न कराता है, और मैंने x भी यहाँ पर उसका भी फंक्शंस रिटर्न करा दिया। अब ये अनटाइटल्ड है तो इसको सेव कर लेते हैं, तो लेट मी जस्ट सेव इट विद द नेम डेमो id, राइट?
मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेती हूँ और रन करते हैं तो yes it is. The value of x is different than the value of z and y. तो ये वो एड्रेस है, तो ये जो एड्रेस है यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज दिस पर्टिकुलर एड्रेस, तो ये जो ये वाला एड्रेस था आपका, इस एड्रेस की जगह जो एड्रेस है दैट इज दिस पर्टिकुलर, तो ऑब्वियसली याद नहीं रख पाएंगे हम इसे। और अगर मैं बात करती हूँ इसकी एक्स की, तो जो एक्स का यहाँ पर ये एड्रेस आया है दैट पर्टिकुलर एड्रेस इज दिस। तो इस तरीके से हम अगर बात करते हैं पाइथन के अंदर, तो पाइथन के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेमोरी एफिशिएंटली इस तरीके से यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, राइट। अब एक चीज यहाँ पर हम और देख लेते हैं, एक सेशन के अंदर ये वैल्यूज हमारी जो है वो कभी कभी चेंज हो जाती है। जैसे अभी मैंने रन किया अपने कोड को, तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे उसने एक्स वाई और जेड को ले जाकर स्टोर कर दिया और वो लोकेशन यहाँ पर आईडी ने रिटर्न करा दी। अब अगर मैं इस कोड को दोबारा से रन करती हूँ तो वो क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, वो वैल्यूज जो होती हैं वो वहां से फ्लश आउट हो जाती है। अभी रन करेंगे तो देखिए अभी हमको डिफरेंट आईडी मिली, लेकिन z और y की आईडी अभी भी सेम है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि दोबारा भी अगर जरूरत पड़ी तो x और y के लिए अलग अलग जगह नहीं लिया है हमने। तो ये था मेरा एक लेक्चर जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स के ऊपर काम कर सकते हैं और कैसे हम देख सकते हैं कि पाइथन मेमोरी एफिशिएंटली वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर रहे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। बने रहिए इस सीरीज के साथ ताकि आप पाइथन में और भी फन फैक्ट्स इसी तरह आसानी से सीख सकें। थैंक यू।